इस ट्रिप के बारे में जब ओटो ने अपने परिवार वालों से बात की तो उसके पेरेंट्स ने उसको नॉर्थ कोरिया जाने को लेकर साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम यंग पाइनर टूर्स था उसके थ्रू अपना जो पूरा ट्रिप था वो ऑलरेडी बुक कर लिया था। इस कंपनी का जो स्लोगन था वो थोड़ा अजीब सा था, जो कि था डेस्टिनेशंस योर मदर वुड रेदर यू स्टेड अवे फ्रॉम। फाइनली 29 दिसंबर 2015 के दिन ओटो अपने पूरे टूर ग्रुप के साथ नॉर्थ कोरिया के लिए निकल जाता है। ओटो का पूरा ग्रुप यंगाडो इंटरनेशनल होटल में रुकते हैं, जो कि एक 47 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और ये पूरे नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा होटल है। 31 दिसंबर की शाम को नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी पैंगयोंग में मौजूद किम इल संग स्क्वायर में वो सारे लोग अपनी न्यू ईयर्स ईव इंजॉय कर रहे थे और उनके अलावा वहां पर काफी सारे नॉर्थ कोरियन लोग भी थे। 2 जनवरी 2016 के दिन जब वो सारे लोग पैंगयोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वगैरह क्लियर कराने के लिए लाइन में लगे थे और जब इमिग्रेशन ऑफिसर ओटो वाम्बियर का पासपोर्ट चेक कर रहा था कि तभी अचानक से 2 गार्ड्स आते हैं और ओटो वाम्बियर के शोल्डर पर टैप करते हैं। वो गार्ड्स ओटो को उसका सामान लेकर उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं और जब प्लेन एयरपोर्ट से निकलने वाला था तो ओटो के ग्रुप के जितने भी लोग थे वो बातचीत करने लगे कि ओटो प्लेन में नहीं है, वो अभी भी मिसिंग है। और इसके बाद एक ऑफिशियल प्लेन के अंदर आता है और अनाउंसमेंट करता है कि ओटो की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है और इसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। फिर कुछ हफ्तों बाद 29 फरवरी 2016 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओटो अपना जुर्म कबूल करता है और इस सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ओटो वाम्बियर ने एग्जैक्टली वही किया था और उसके दांत ऐसे लग रहे थे कि जो उसके बॉटम टीथ थे वो किसी ने प्लायर से पहले निकाले हों और फिर दोबारा से उनको एडजस्ट कर दिया हो। सभी लोगों को घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और कई बार हम लोग अपने ट्रिप्स पर कुछ एडवेंचरस करने के चक्कर में ऐसी ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जो कि कई बार रिस्की भी साबित हो जाती हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं जिस लड़के के बारे में बात करूंगा उसने कुछ भी एडवेंचरस या कुछ भी रिस्की तो नहीं किया था, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी और उस लड़के का नाम था ओटो फ्रेडरिक वाम्बियर। ओटो के साथ जो कुछ भी हुआ था और उसकी पूरी कहानी मैं आप लोगों को शुरुआत से बताता हूँ। ओटो का जन्म 12 दिसंबर ईयर 1994 में अमेरिका के ओहायो शहर में एक इलाका है सिनसिनाटी, वहां पर एक जूइश परिवार में हुआ था। उसकी माँ का नाम सिंथिया और उसके फादर का नाम फ्रेडरिक वाम्बियर था और ओटो अपने तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ा भी था। उसने अपनी स्कूलिंग ओहायो के ही एक स्कूल व्योमिंग हाई स्कूल से पूरी की थी और साथ ही वो अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी था और स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा था। ईयर 2013 में उसने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली थी और फिर उसके बाद उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में हो गया था, लेकिन फॉरेन कोर्स एक्सचेंज की वजह से उसने अपने आप को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ट्रांसफ़र करवा लिया था। ओटो शुरुआत से ही अपनी स्टडीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था और साथ ही स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था और साथ ही उसने अपने कॉलेज के दिनों के दौरान एक जूइश स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हिलेल को भी ज्वाइन कर लिया था। ओटो अपने जूइश कल्चर से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था और साथ ही अपने धर्म की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता था। और जूइश लोगों में एक बर्थ राइट ट्रिप होता है, यानी कि अगर कोई भी यंग अडल्ट जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 26 साल के बीच में है, अगर वो चाहे तो 10 दिन के लिए फ्री में इजराइल ट्रैवल कर सकता है और उसका जो भी खर्चा होता है वो जूइश कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो उठाती हैं। तो ओटो इस बर्थ राइट ट्रिप पर जाता है और ये पहली बार था जब ओटो अमेरिका से बाहर गया था और इस ट्रिप पर जाने के बाद से उसको अलग अलग कंट्रीज़ को और साथ ही अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर करने का एक शौक़ लग गया था, जिसके बाद वो क्यूबा, इक्वाडोर और साथ ही यूरोप की भी कई कंट्रीज़ में जाता है। उसको अलग अलग कंट्रीज़ में घूमने में और कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा था और इस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था, जो कि ऑब्वियसली कोई भी इंसान करेगा। ईयर 2016 में एक स्टडी प्रोग्राम की वजह से उसको हांगकांग जाना था और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था, लेकिन हांगकांग जाने से पहले वो एक और कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहता था और वो कंट्री थी नॉर्थ कोरिया।
इस ट्रिप के बारे में जब ओटो ने अपने परिवार वालों से बात की तो उसके पेरेंट्स ने उसको नॉर्थ कोरिया जाने को लेकर साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने एक चाइनीज कंपनी जिसका नाम यंग पाइनर टूर्स था उसके थ्रू अपना जो पूरा ट्रिप था वो ऑलरेडी बुक कर लिया था। इस कंपनी का जो स्लोगन था वो थोड़ा अजीब सा था, जो कि था डेस्टिनेशंस योर मदर वुड रेदर यू स्टेड अवे फ्रॉम। इस कंपनी की खास बात ये थी कि बाकी की ट्रैवलिंग कंपनीज के मुकाबले इसकी जो कॉस्ट थी वो लगभग आधी थी। साथ ही इस कंपनी ने यह दावा भी किया हुआ था कि अमेरिकन्स के लिए नॉर्थ कोरिया जाना बिल्कुल ही सेफ है। नॉर्थ कोरिया के अलावा ये कंपनी काफी सारी अजीब अजीब सी डेस्टिनेशंस जैसे कि चिरनोबिल जो कि यूक्रेन में है, ईस्ट तिमोर जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास है, और साथ ही नाउरू जो कि एक माइक्रोनेशियन कंट्री है, इस तरह की कंट्रीज की या मैं कहूँ डेस्टिनेशंस की ट्रिप्स ये कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट में ऑफर कर रही थी। और नॉर्मली ट्रैवल कंपनीज इस तरह की डेस्टिनेशंस ऑफर नहीं करती अपनी एडवर्टाइजमेंट में स्पेशली। तो इस चीज़ को लेकर ओटो के पेरेंट्स थोड़ा डाउट में थे और उनको ये कंपनी थोड़ी सी अजीब लग रही थी, लेकिन उनका जो ये दावा था कि नॉर्थ कोरिया ट्रैवल करना अमेरिकन्स के लिए बिल्कुल ही सेफ है, इस चीज़ से ओटो के फादर फ्रेडरिक वाम्बियर कन्विंस हो गए थे अपने बेटे को नॉर्थ कोरिया भेजने के लिए। हालांकि ओटो की माँ सिंथिया को अभी भी कुछ डाउट्स थे, लेकिन ओटो ने अपनी माँ को भी किसी न किसी तरह से मना ही लिया। फाइनली 29 दिसंबर 2015 के दिन ओटो अपने पूरे टूर ग्रुप के साथ नॉर्थ कोरिया के लिए निकल जाता है। इस ट्रिप पर ओटो के अलावा 10 और यूएस सिटीजन्स थे और ये पूरा ट्रिप 5 दिन का होने वाला था। ओटो का पूरा ग्रुप यंगाडो इंटरनेशनल होटल में रुकते हैं जो कि एक 47 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और ये पूरे नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा होटल है, और साथ ही ये सिर्फ इकलौता होटल है जहां पर फॉरेनर्स को रुकना अलाउड है। उन लोगों के साथ यंग पाइनर ग्रुप का एक गाइड भी था जिसने उन लोगों को पहले ही बता दिया था कि घूमते टाइम उन लोगों को किस किस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो लोग कोई भी फोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो मेक श्योर करना है कि कोई भी मिलिट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोई भी उनकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग उस फोटो में ना आए। उन सब लोगों को पता था कि ये कंट्री अपनी सिक्योरिटी को लेकर और साथ ही अपनी क्या इन्फॉर्मेशन दुनिया को दिखानी है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और वो सभी लोग एक एक चीज़ बड़े ध्यान से कर रहे थे और फोटोज़ वगैरह खींचते टाइम भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल थे कि गलती से भी उनके बैकग्राउंड में कोई भी ऐसी चीज़ ना आ जाए जिससे आगे चलकर उनको दिक्कत हो सके। उन लोगों का जो गाइड था वो काम तो यंग पाइनर टूर्स के लिए करता था, लेकिन था वो नॉर्थ कोरिया का लोकल ही, तो चीज़ों को लेकर उसका जो परसेप्शन था वो एक न्यूट्रल पर्सन होने के बजाय एक नॉर्थ कोरियन पर्सन की तरह ही था, क्योंकि वो गाइड ओटो के पूरे ग्रुप को एक काफ़ी पुराने शिप के पास लेकर जाता है जो कि वहाँ का एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हालांकि जो नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट का नंबर है वो साल में सिर्फ 6000 ही है, लेकिन जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं वो सब के सब इस शिप को देखने के लिए जरूर जाते हैं। दरअसल उस शिप का नाम यूएसएस पाब्लो है जो कि यूएसए का था, लेकिन 1968 में नॉर्थ कोरिया ने कैप्चर कर लिया था। तो जितने भी टूरिस्ट गाइड वहाँ के लोकल हैं वो सारे टूरिस्ट्स को ये चीज़ दिखाने के लिए ज़रूर लेकर जाते हैं कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया ने लड़कर अपनी विक्ट्री को शो करते हुए यूएसए का एक शिप कैप्चर कर लिया था। Real island on the Sea of Wonsan. At the time, our sailors sent them signal asking for nationality and the purpose of infiltration. Just we asked them to raise the national flag. और सेम उसी तरह से वो गाइड भी ओटो के पूरे ग्रुप को उस शिप को इसी तरह से दिखा रहा था, और अमेरिका या यूएस से बोलने की बजाय वो एक वर्ड इंपीरियल एनिमी यूज कर रहा था जिसका मतलब एक तरह से अमेरिका या यूएस से ही था। लेकिन ओटो का पूरा ग्रुप इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और अपने पूरे ट्रिप के दौरान एक दूसरे को इंपीरियल एनिमी बोलते हुए एक तरह से हंसी मजाक भी कर रहे थे। वो सारे लोग अपना ट्रिप इंजॉय करने के लिए और स्पेशली न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर आए थे। 31 दिसंबर की शाम को नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी पैंगयोंग में मौजूद किम इल संग स्क्वायर में वो सारे लोग अपनी न्यू ईयर ईव इंजॉय कर रहे थे, और उनके अलावा वहाँ पर काफ़ी सारे नॉर्थ कोरियन लोग भी थे जो कि ऑफ कोर्स न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ही वहाँ पर आए थे। तो वो लोग फायरवर्क्स वगैरह देखते हैं, और फायरवर्क्स ख़त्म होने के बाद ओटो का पूरा ग्रुप अपने होटल वापस लौट जाता है, जिसके बाद वो लोग होटल के बार में पार्टी वगैरह करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, और फिर वो लोग एक एक करके अपने रूम्स में जाने लगते हैं। डैनी ग्रेटन जो कि ओटो का रूममेट था, जब वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि ओटो पहले से ही काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था। 2 जनवरी 2016 को वो सारे लोग वापस जाने वाले थे, तो 1 जनवरी 2016 का दिन वो सारे लोग अपनी शॉपिंग वगैरह करते हैं, अपने लिए पैकिंग वगैरह करते हैं, और इन सारी चीज़ों में वो अपना पूरा दिन बिता देते हैं।
2 जनवरी 2016 के दिन जब वो सारे लोग पैंगयोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वगैरह क्लियर कराने के लिए लाइन में लगे थे, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स जानबूझकर उन लोगों को डिले कर रहे हैं। और जब इमिग्रेशन ऑफिसर ओटो वाम्बियर का पासपोर्ट चेक कर रहा था कि तभी अचानक से 2 गार्ड्स आते हैं और ओटो वाम्बियर के शोल्डर पर टैप करते हैं। वो गार्ड्स ओटो को उसका सामान लेकर उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं और डैनी ग्रटन उस पूरे टूर ग्रुप में से अकेला था जिसने ये चीज़ होते हुए विटनेस की थी। और उसने घबराते हुए ओटो को हल्के से मजाक के मूड में बोला था कि मे बी ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। Sort of laughed towards Otto and said, "Well, we mightn't see you again." Of course, I didn't realise the irony of them words. और इस पॉइंट पर ओटो घबराया हुआ नहीं था, उसे लग रहा था कि शायद मे भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। और ओटो भी हल्की सी स्माइल उसकी तरफ पास करके वहां से उन गार्ड्स के साथ चला गया। और जब प्लेन एयरपोर्ट से निकलने वाला था तो ओटो के ग्रुप के जितने भी लोग थे वो बातचीत करने लगे कि ओटो प्लेन में नहीं है, वो अभी भी मिसिंग है। और इसके बाद एक ऑफिशियल प्लेन के अंदर आता है और अनाउंसमेंट करता है कि ओटो की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और इसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। और फिर फाइनली ओटो को छोड़कर उस टूर ग्रुप में जितने भी लोग थे वो सब के सब इसी कंफ्यूजन में नॉर्थ कोरिया से चले जाते हैं। जब अमेरिकन अथॉरिटीज ओटो के वापस ना आने के बारे में सवाल उठाने शुरू करती हैं तो KCNA कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी, जो कि एक तरह से नॉर्थ कोरिया का गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल है, वो एक स्टेटमेंट जारी करता है कि ओटो ने अपने टूर के दौरान एक काफ़ी होस्टाइल एक्ट स्टेट के खिलाफ किया है, यानी कि स्टेट के खिलाफ एक काफ़ी सीरियस एक्ट किया है और काफ़ी बड़ी गलती की है और इसकी वजह से उन लोगों ने ओटो को डिटेन किया है। लेकिन उसने एग्जैक्टली क्या गलती की है इसके बारे में उस न्यूज़ एजेंसी ने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। फिर कुछ हफ्तों बाद 29 फरवरी 2016 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओटो अपना जुर्म कबूल करता है। For your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. अपने कन्फेशन में उसने बताया कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद ओटो और उसके साथी किम इल संग स्क्वायर से सीधा अपने होटल आ गए थे और उन्होंने काफ़ी देर तक होटल के बार्स में और कसिनोज में पार्टी वगैरह की। और फिर कुछ टाइम बाद एक एक करके सारे लोग धीरे धीरे से अपने रूम्स में सोने के लिए जाने लगे थे। और जब ओटो होटल के बार एरिया से निकला तो सीधा अपने रूम में जाने की बजाय वो 2nd फ्लोर पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया, जहां पर जाना सिर्फ होटल के स्टाफ वालों को अलाउड था। उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ था जो कि एक प्रोपोगेंडा पोस्टर था और जिस पर कोरियन में कुछ लिखा हुआ था और उसका अगर इंग्लिश में मतलब निकाला जाए तो वो था कि लेट्स आर्म आवरसेल्फ स्ट्रांगली विद किम जोंग इल्स पैट्रियोटिज्म। अब इस तरह के किसी भी पोस्टर को जिसमें किसी भी नॉर्थ कोरियन लीडर की फोटो छपी हो, नाम लिखा हो, इस तरह के किसी भी पोस्टर को चोरी करना, डैमेज करना या उसको हाथ लगाना नॉर्थ कोरिया में एक काफी बड़ा क्राइम है। और इस सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ओटो वाम्बियर ने एग्जैक्टली वही किया था। ये सीसीटीवी फुटेज 1 जनवरी 2016 की रात की हैं और इन फुटेज के हिसाब से रात के लगभग 2 बजे के आसपास एक आदमी स्टाफ ओनली एरिया में जाता है जो कि 2nd फ्लोर पर था और वहां जाकर एक दीवार पर लगा हुआ पोस्टर उतार कर अपने पास रख लेता है। हालांकि इस फुटेज में जो आदमी उस पोस्टर को उतार रहा था उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ओटो के कन्फेशन के हिसाब से वो ओटो ही था जिसने उस पोस्टर को उतारा था। ओटो ने अपने कन्फेशन में बताया कि उसके होम टाउन में एक मेथोडिस्ट चर्च है और साथ ही उसकी यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका नाम जी सोसाइटी है। और उसने बताया कि ये दोनों जी सोसाइटी प्लस जो चर्च है मेथोडिस्ट चर्च, ये दोनों CIA के लिए काम करते हैं और पिछले काफ़ी टाइम से ओटो इन दोनों को ज्वाइन करना चाहता था। ओटो ने बताया कि उसको एक सीक्रेट मिशन दिया गया था जिसके हिसाब से उसे नॉर्थ कोरिया जाकर वहाँ की किसी दीवार से कोई प्रोपोगेंडा पोस्टर चुरा कर लेकर आना था और उसको ये मिशन मेथोडिस्ट चर्च ने और जी सोसाइटी ने दिया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि इस मिशन का जो मेन एम था वो नॉर्थ कोरियन लोगों के वर्क एथिक्स और उनकी मोटिवेशन को हर्ट करने का था। और साथ ही उस मेथोडिस्ट चर्च में इस पोस्टर को एक ट्रॉफी की तरह लटकाया जाना था। और साथ ही अपने कन्फेशन के एंड में उसने ये कहा कि इस पूरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए
उसको $10,000 की अमाउंट की एक कार मिलने वाली थी। उस कार के लालच में आकर और साथ ही मेथोडिस्ट चर्च और जी सोसाइटी को ज्वाइन करने के चक्कर में उसने ये गलती कर दी थी और उसने बताया कि किस तरह से यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको मैनिपुलेट किया ये मिशन कंप्लीट करने के लिए। at the Pyongyang International Airport. लेकिन अगर सिर्फ नॉर्थ कोरियन लोगों को छोड़ दिया जाए तो सबको ऐसा लगता है कि ये पूरा कन्फेशन स्टेज था और ओटो वॉम्बियर को फोर्स किया गया था ये सब बोलने के लिए। और अगर एक तरह से देखा जाए तो CIA या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन किसी इंसान को अपनी दुश्मन कंट्री में सिर्फ इसलिए नहीं भेजेगी कि जाकर वहां से पोस्टर उतार कर लेकर आए। तो सबका मानना था कि नॉर्थ कोरिया ये एक काफ़ी स्टूपिड सा और एक तरह से अगर देखा जाए काफ़ी नॉनसेंस सा रीज़न दे रही है ओटो वार्मबियर को कन्विक्ट करने का, जिसके बाद ओटो वार्मबियर को 15 साल की हार्ड लेबर की सजा सुनाई गई। एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने ओटो को दी गई सजा को काफ़ी ज़्यादा हार्श और आउटरेजियस बताया, और वो भी सिर्फ एक पोस्टर चुराने के लिए, जो कि शायद से उसने कभी चुराया भी नहीं था। लेकिन नॉर्थ कोरियन अथॉरिटीज़ ने उससे किसी न किसी तरह से ये कन्फेस करवा लिया था कि वो पोस्टर उसी ने चुराया है, और साथ ही वो कन्फेशन भी पूरी दुनिया को फोर्स्ड कन्फेशन लग रहा था। ओटो के पेरेंट्स किसी न किसी तरह से अपने बेटे को बस वापस लाना चाहते थे, और इसके लिए वो लोग ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारे ऑफिशियल से भी मिलते हैं। ओटो के पेरेंट्स चाहते थे कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ नेगोशिएशंस करे और कुछ भी करके उनके बेटे को अमेरिका वापस लेकर आए। काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद 13 जून 2017 को नॉर्थ कोरिया ओटो वार्मबियर को रिलीज करने का फैसला करती है। फाइनली 17 महीनों के डिटेंशन पीरियड के बाद ओटो वार्मबियर यूएस से वापस आ गया था, और उसके साथ जो कुछ भी उस डिटेंशन के दौरान हुआ होगा उसका अंदाजा आप लोग उसकी हालत से लगा सकते हो जब वो यूएस से वापस आया था। क्योंकि ओटो वार्मबियर को वापस लाने के लिए अमेरिका ने एक स्पेशल मेडिकल टीम भेजी थी, और वो लोग एक स्पेशल प्लेन में गए थे जिसकी जो रिफ्यूलिंग थी उसके लिए भी नॉर्थ कोरिया ने मना कर दिया था। तो रिफ्यूलिंग कराने के लिए भी वो किसी दूसरी कंट्री में रुकते हैं, और फाइनली जब 13 जून की शाम को ओटो वार्मबियर वापस आया तो वो एक स्ट्रेचर पर लेटा था, और उसकी जो पूरी जर्नी थी नॉर्थ कोरिया से लेके अमेरिका तक की, वो उसने उस स्ट्रेचर पर ही पूरी की थी। उसकी नाक में एक फूड ट्यूब लगी थी और वो कोमा में था। अमेरिका पहुंचते ही उसको सीधा सिंसिनाटी मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ट्राई कर रहे थे ये पता करने का कि उसका जो कोमा है उसका कोज क्या हो सकता है। कई दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद जो सिंसिनाटी मेडिकल सेंटर के डॉक्टर्स थे वो बताते हैं कि ओटो किसी कोमा वगैरह में नहीं है, बल्कि वो एक तरह से अनरिस्पॉन्सिव वेकफुलनेस स्टेट में चला गया है, जिसको अक्सर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। उसकी जो कंडीशन थी उसके हिसाब से वो बिना किसी मदद के सांस तो ले पा रहा था, और उसकी दोनों आंखें खुली हुई थी। वो बार बार अपनी पलकें झपका रहा था और बार बार कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था, और साथ ही काफ़ी डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और एक तरह से वो कोमा में भी नहीं था, और उसके पास जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं था। ये कंडीशन कोमा से भी काफ़ी बदतर थी, और डिटेन होने के सिर्फ 1 महीने बाद यानी अप्रैल 2016 से वो इसी कंडीशन में था। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने उसकी ये कंडीशन कभी डिस्क्लोज ही नहीं की थी। स्कैन्स के हिसाब से उसने काफ़ी ज़्यादा ब्रेन टिश्यू लूज किया था, और साथ ही किसी वजह से ऑक्सीजन भी उसके दिमाग तक ढंग से नहीं पहुंच पा रही थी, और इसके अलावा उसको कम से कम एक बार कार्डियक अरेस्ट भी आया था। We have no certain or verifiable knowledge of the cause or circumstances of his neurological injury. This pattern of brain injury, however, is usually seen as a result of cardiopulmonary arrest, where the blood supply to the brain is inadequate for a period of time. लेकिन उसकी इस कंडीशन के बावजूद भी डॉक्टर्स को कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिससे ये साबित किया जा सके कि उसको फिजिकली टॉर्चर किया गया हो। और ब्रेन इंजरी के अलावा उसके जो गर्दन के और सिर के स्कैन्स थे वो भी बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहे थे। We see no evidence of an acute or healing fracture, including the skull. ओटो के फादर बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार एयरपोर्ट पर ओटो को देखा था तो वो लोग काफ़ी शॉक हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि वो लोग ओटो को पहचान ही नहीं पाए। उसका सिर शेव किया हुआ था, उसकी नाक से फूड की ट्यूब निकल रही थी, और उसके दांत ऐसे लग रहे थे कि जो उसके बॉटम टीथ थे वो किसी ने प्लायर से पहले निकाले हों और फिर दोबारा से उनको एडजस्ट कर दिया हो। और उसके फादर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे उसकी ये सिचुएशन देखकर। वो कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था, काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था,
बार बार अपनी आंखें झपक रहा था, और उसके फादर उसके पैर पर एक इंजरी के मार्क के बारे में भी बात करते हैं। North Korea is a pariah regime. They're brutal and they're terroristic. अमेरिका वापस आने के 6 दिन बाद यानी 19 जून 2017 को दोपहर के 2:20 पर ओटो वाम्बियर के पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं कि उसकी जो फीडिंग ट्यूब है उसको निकाल दिया जाए, और इसके बाद ओटो वाम्बियर की डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स अंदाजा लगाते हैं कि ओटो की जो डेथ का रीज़न था वो निमोनिया, किडनी फेलियर, सेप्सिस या फिर कोई ब्लड क्लॉट हो सकती है। डिटेंशन के दौरान ओटो को स्लीपिंग पिल्स दी गई थी, और डॉक्टर्स ने अंदाजा लगाया कि शायद वो स्लीपिंग पिल्स ही रीज़न थी जिसकी वजह से ओटो की ऐसी हालत हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा ही था। 22 जून 2017 को ओटो वाम्बियर का फ्यूनरल रखा जाता है, और उसके फ्यूनरल पर 2500 से भी ज़्यादा लोग आते हैं।